फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका और एरोमेटिसिटी टॉपिक से रिलेटेड पार्ट 2 वीडियो में हम एनुलिन्स और क्रेग्स रूल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ पार्ट 1 को देख लें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उनमें से बहुत से कंसेप्ट हमने पार्ट 1 में पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो देख ले, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एरोमेटिसिटी ऑफ एनुलिन्स। एनुलिन्स होती क्या है? एनुलिन्स आर द मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड जो है कॉन्जुगेशन में रहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिख रही होगी। ठीक है, सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है वो मोनोसाइक्लिक है। कहीं पे भी आपको डबल साइकिल इस तरह से देखने को, डबल ट्रिपल साइकिल देखने को नहीं मिलता है। सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है वो मोनोसाइक्लिक है और सब में डबल बॉन्ड जो है आपस में कॉन्जुगेशन में है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एनुलिन्स कहलाती है। इस तरह के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एनुलिन्स कहलाती है। एनुलिन्स का जो IUPAC नोमेनक्लेचर होता है वो इस तरह होता है कि जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसमें कितने कार्बन हैं उस बेसिस पे आप इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 6, 7, 8, 9 और 10। अगर इस स्पीशीज में 10 कार्बन है तो आप इस ब्रैकेट में लिख देंगे 10 और उसके बाद लिख देंगे एनुलिन। ओके, तो जितने भी हमारे पास जो भी स्पीशीज होगी उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे और आगे लिख देंगे एनुलिन। तो इस तरह से एनुलिन का जो है नोमेनक्लेचर किया जाता है। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में जो है वो 12 कार्बन है, आप काउंट करके देख सकते हैं। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में 12 कार्बन है, तो इसलिए ये हो जाएगी हमारी 12 एनुलिन, राइट। इसी तरह से बाकी का भी आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एरोमेटिसिटी की, एनुलिन्स में एरोमेटिसिटी की। तो वही जो आपने रूल पहले पढ़े हैं वही यहाँ पे फॉलो करने हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं फिर से कह रही हूँ, आप देख ले। अगर आपको कोई बेसिक नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो को देखना वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो आप पहले फर्स्ट पार्ट 1 देख ले, उसके बाद पार्ट 2 पे आए, राइट। तो यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे 5 डबल बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, जहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी, n की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 2। ओके, तो 4 × 2 8 + 2 10 हो जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, ये एरोमेटिक होना चाहिए सिस्टम हमारा। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने के बाद भी ये सिस्टम हमारा एरोमेटिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये 2 हाइड्रोजन है इसमें, राइट, ये आपस में, क्योंकि ये रिंग बहुत छोटी है तो आपस में इनमें रिपल्शन होता है और रिपल्शन होने की वजह से ये पूरी रिंग जो है वो एक प्लेन में नहीं रह पाती। तो हमारी कंडीशन क्या है एरोमेटिसिटी की, कि साइक्लिक होना चाहिए सिस्टम हमारा, साथ ही साथ प्लेनर भी होना चाहिए, हक्कल रूल को फॉलो भी करना चाहिए और डीलोकलाइजेशन भी होना चाहिए। तो हक्कल रूल को फॉलो भी कर रहा है, डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, साइक्लिक भी है, पर ये इस रिपल्शन की वजह से ये प्लेन में नहीं रह पाएगा, जिससे हमारा कॉन्जुगेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा इस सिस्टम में। इसलिए ये एरोमेटिक सिस्टम नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक सिस्टम होगा। इसके बाद सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, काउंट कर ले आप, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 है तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, जहाँ पे n की वैल्यू हम क्या रख दे, 3 रख दे। तो इस तरह से ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारी सिस्टम क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक
होना चाहिए, पर ये एंटी एरोमेटिक ना हो करके क्या होता है, ये भी नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों? तो क्योंकि यहाँ पर भी जो ये रिंग का साइज है वो बहुत छोटा है, जिस वजह से इसके जो आपस में ये चारों हाइड्रोजन होंगे वो रिपल्शन शो करेंगे, और रिपल्शन की वजह से वही ये रिंग प्लेन में नहीं रह पाएगी, और डीलोकलाइजेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से ये हमारा सिस्टम एंटी एरोमेटिक ना होकर के नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, राइट। इसी तरह से 14 एनिलीन में देखते हैं। 14 एनिलीन मतलब कि इसमें 14 कार्बन है सिस्टम में, राइट। अब 14 एनिलीन में कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। कैसे? n की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं तो ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 × 3 12 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ये जो हमारा 14 एनिलीन होगा वो एरोमेटिसिटी शो करेगा, क्योंकि रिंग का जो साइज है वो कंपैरेटिवली इनके कंपैरिजन में बड़ा होता है, जिस कारण से है हाइड्रोजन में रिपल्शन इतना नहीं होता है और रिंग जो है वो प्लेन में ही रहती है, जिस वजह से डीलोकलाइजेशन भी प्रॉपर होता है, और इस कारण से ये जो है 14 एनिलीन हमारा एरोमेटिक सिस्टम होगा। इसके बाद चलते हैं 14 एनिलीन के लिखने के कुछ और तरीके भी है। इस तरह से भी 14 एनिलीन जो है वो लिखा जा सकता है। इस तरह से अगर 14 एनिलीन को लिखा जाए तो ब्रिजिंग जरूरी है एरोमेटिसिटी शो करने के लिए, पर ब्रिजिंग भी जो है अगर ब्रिजिंग एंटी हुई तो एरोमेटिसिटी शो नहीं करेगा, और ब्रिजिंग अगर सिन है तो वो एरोमेटिसिटी शो करेगा। ये वाला कंपाउंड जो है 14 है, 14 एनिलीन है, तो सेम 14 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। और ये एरोमेटिक नहीं होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ब्रिजिंग एंटी होने की वजह से ये रिंग प्लेन में नहीं रह के इस तरह से हो जाती है, मतलब कि ये प्लेन में नहीं रह पाती है, जिस वजह से हमारे यहाँ पर डीलोकलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, और इस वजह से ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसके बाद अगर सिन की बात करें तो ये रिंग जो है इस ब्रिजिंग की वजह से प्लेन में रहती है, सिन ब्रिजिंग की वजह से प्लेन में रहती है, जिस कारण इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो है डीलोकलाइजेशन रिंग में प्रॉपर होता है, और उस वजह से ये एरोमेटिसिटी शो करता है, ठीक है। तो ये थी एनिलीन्स में एरोमेटिसिटी किस तरह से आप देखते हैं। इस पे बेस्ड हम आगे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CSIR नेट दिसंबर 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है अमंग PR द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर। तो इन PQR में से कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। तो पहले तो आप इनका एरोमेटिसिटी चेक कर लो। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने कि ये वाला जो एनिलीन है वो तो क्या होगा, ये 10 एनिलीन है, और 10 एनिलीन जो है वो रिंग का साइज छोटा होने की वजह से इन हाइड्रोजन्स के बीच में रिपल्शन रहेगा, और रिंग जो है प्लेन में नहीं रह पाने के कारण डीलोकलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, जिस कारण से भले ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, पर ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चेक किया है। उसके बाद आते हैं Q पर। सेम ये भी क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, यहाँ पर भी जो है ये 10 एनिलीन ही है ये, और इसमें ब्रिजिंग हो रही है, ठीक है, ब्रिजिंग हो रही है। और ब्रिजिंग की वजह से क्या होता है कि ये प्लेन में ही रहता है हमारा सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है जिसमें रिपल्शन हो सके और रिंग जो है आउट ऑफ प्लेन चली जाए। तो ब्रिजिंग होने की वजह से ये रिंग प्लेन में रहेगी, और प्लेन में रहने की वजह से इन डबल बॉन्ड्स में डीलोकलाइजेशन इजीली हो पाएगा, और इस कारण से जो है ये वाला कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा। इसके बाद चलते हैं R पर। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 रिंग है हमारे पास, और दोनों रिंग में जो है वो प्रॉपर जैसे कि 5 है बॉन्ड, पाई बॉन्ड 5 है,
तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, n की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दे तो आराम से ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये वाला भी हमारा एरोमेटिक। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हमारा आंसर नंबर कौन सा सही होगा, सी। क्या है यहाँ पे सी में, QNR ओनली, राइट। मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, Q और R एरोमेटिक है, P एरोमेटिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्रेग्स रूल। क्रेग्स रूल के बेसिस पे भी हम एरोमेटिसिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर फर्स्ट लिखते हैं और उस स्ट्रक्चर पर हम C2 एक्सिस अप्लाई करते हैं। C2 एक्सिस मीन्स व्हाट, 360 डिग्री बाय 2 करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। मतलब उस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट करने पर, एक्सिस से 180 डिग्री रोटेट करने पर हमें स्ट्रक्चर सेकंड मिलती है। ये जो स्ट्रक्चर सेकंड है, इस पर हम जो है रेजोनेंस अप्लाई कर देंगे और रेजोनेंस अप्लाई करने के बाद जो स्ट्रक्चर थर्ड मिलेगी, वो थर्ड स्ट्रक्चर और फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे के आइडेंटिकल होनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जब ये फर्स्ट और थर्ड दोनों आइडेंटिकल होगी तो इसके बाद हम देखेंगे कि पाई बॉन्ड्स कितने हैं मॉलिक्यूल में दिए हुए। वो पाई बॉन्ड्स का नंबर होगा वो हमारे n के बराबर होगा। अब क्या करते हैं, n-1 करने पर यदि हमें इवन नंबर मिले मतलब कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है, और यदि n-1 करने पर ऑड नंबर मिले मतलब कि कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक है। ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कंपाउंड है एजुरीन, ठीक है। ये एक्सिस यहाँ से पास करवाते हैं, मॉलिक्यूल के बिल्कुल बीचों बीच एक्सिस पास करवाते हैं और इसको क्या करते हैं, C2 एक्सिस पास करा रहे हैं। मतलब कि 180 डिग्री से कंपाउंड को हम रोटेट करेंगे इस तरह से, ये एक्सिस लगाकर इस तरह, ठीक है। जैसे ही C2 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, राइट। बिल्कुल ये बॉन्ड जो है वो उधर चला जाएगा और ये बॉन्ड जो है इस साइड आ जाएगा। जैसे ही एक्सेस अप्लाई करेंगे बॉन्ड की पोजीशन जो है यहाँ पे बदल जाएगी, कार्बन की पोजीशन यहाँ पे बदल जाएगी, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड पर जो है वो रेजोनेंस अप्लाई कर देंगे। कैसे रेजोनेंस अप्लाई कर देंगे, ये जो है बॉन्ड इस तरह से रेजोनेट होंगे, यहाँ पे डिलोकलाइज होंगे। तो वापस हमें क्या स्ट्रक्चर मिली, वापस हमें जो है पहले वाली स्ट्रक्चर जो है वो मिल गई, बिल्कुल क्लियर। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर और थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल है। ओके, तो जब हमें फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल मिल गई है तो उस केस में हम देखेंगे कि इनमें पाई बॉन्ड कितने हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब हमें क्या करना है, n-1 करना है, 5-1 कर दिया, क्या मिला, 4 मिला। 4 क्या है, इवन नंबर है, मतलब कि हमारा ये जो एजुरीन है वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ओके, तो इस तरह से क्रेग्स रूल द्वारा एरोमेटिसिटी चेक करते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल देख के देखते हैं। यहाँ पे जो है ये वाला कंपाउंड, इसके बिल्कुल बीचों बीच से C2 पास होती है, ठीक है। 180 से इधर इस एक्सिस से पकड़ के इस तरह रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ का डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड जो है ऊपर चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकेंड स्ट्रक्चर मिलेगी। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रेजोनेंस अप्लाई कर देंगे। रेजोनेंस जैसे ही अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दूँ, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, बिल्कुल फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के आइडेंटिकल बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह, राइट, ये आइडेंटिकल बिल्कुल मिल जाता है थर्ड वाला स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, सॉरी पाई बॉन्ड काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू 5 है,
n-1 किया यानी 5-1 किया, 4 आया, वापस से इवन नंबर मिला है, तो ये कंपाउंड हमारा क्या होगा, एरोमेटिक। जो दिया हुआ कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर करते हैं। और इस तरह से यहाँ पे भी क्या किया, C2 अप्लाई किया है। तो जैसे ही C2 अप्लाई किया है, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, आराम से अब समझ सकते हैं आप। ठीक है, और ये बॉन्ड इधर नीचे आ जाएगा और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। जैसे ही इस एक्सिस से पकड़ के हम इस मॉलिक्यूल को जो है वो 180 से रोटेट करेंगे C2 से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पे करेंगे रेजोनेंस अप्लाई करेंगे, राइट। तो बिल्कुल हमें फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के जैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे भी क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। आइडेंटिकल मिल गया तो अब हम पाई इलेक्ट्रॉन का पाई बॉन्ड काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-1 करेंगे यानी 4-1 किया तो हमें क्या मिला, ऑड नंबर मिला। ठीक है, ऑड नंबर मिलते ही ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो इस तरह से क्रेग्स रूल को यूज करते हुए हम एरोमेटिसिटी का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। IIT JAM 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर एरोमेटिक इज। मतलब कि ये आपको कुछ स्पीशीज दे रखी है, 8 स्पीशीज, इनमें से एरोमेटिक स्पीशीज कितनी है, उनका नंबर क्या है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट स्पीशीज है यहाँ पे, तो पेंटालीन दे रखा है, पेंटालीन ये भी है, अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, क्या होता है, पेंटालीन नॉन एरोमेटिक होता है। क्रेग्स रूल से आप इसे समझ सकते हैं। इसके बाद जो है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन को हमने पार्ट 1 में अच्छे से डिस्कस किया है। ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन भी जो है वो नॉन एरोमेटिक होता है। किस कारण से, ये इस शेप में ना रहकर टब शेप में रहता है, जिस वजह से इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, जिस कारण ये नॉन एरोमेटिक होता है। ये भी नॉन एरोमेटिक होता है, रीजन यहाँ हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो है एजुलिन है, एजुलिन भी यहाँ पर जो है एरोमेटिक होगा। एजुलिन को भी हमने पढ़ा है अभी अभी जस्ट। ठीक है, तो एजुलिन भी यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड होगा, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हम देखते हैं कि ये क्या होगा। अब यहाँ पर आप अगर इसको इस तरह से डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दे तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये वाली रिंग तो हमारी क्या हो जाएगी, एरोमेटिक। 1 2 3 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। पर यहाँ पर जो है वो एरोमेटिसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमें तो क्या देखना है, पूरा कंपाउंड देखना है। तो एक रिंग के एरोमेटिक हो जाने से कंपाउंड पूरा एरोमेटिक नहीं हो जाता, इसलिए ये भी कंपाउंड हमारा क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। इसके बाद देखते हैं, हमने कहा था अगर अनसैचुरेटेड हो, नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर लगे हुए हैं तो वो डीलोकलाइज नहीं होते, पर अगर sp3 में हो तो वो डीलोकलाइज होते हैं, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम क्या देख लेते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये 1 2 3 4 और 5 यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, जहाँ पर n की वैल्यू जो है यहाँ पर 2 है। तो इस तरह से ये एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये वाला स्पीशीज जो है वो एरोमेटिक होगा। इसके बाद इस वाली स्पीशीज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एनिलीन्स में ये भी एरोमेटिक नहीं होता, नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों, क्योंकि इन दो हाइड्रोजन्स में रिपल्शन की वजह से ये रिंग जो है वो प्लेन में नहीं रह पाती, और प्लेन में नहीं रह पाने के कारण जो है डीलोकलाइजेशन इस रिंग में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं यहाँ पे ये देखो कि एक मिथाइल ग्रुप, पहले तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मीन्स 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं कि चलो
एरोमेटिक रूल को तो फॉलो कर रहा है, ये हक्कल रूल को तो फॉलो कर रहा है। क्या इसमें डिलोकलाइजेशन प्रॉपर होगा? तो यहाँ देखो एमी ग्रुप जो है वो अबव द प्लेन है और ये वाला मिथाइल ग्रुप जो है वो बिलो द प्लेन है। अगर ये दोनों ऊपर की तरफ होते तो रिपल्शन की वजह से रिंग जो है ये प्लेन में नहीं रह पाता पूरा कंपाउंड और डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाता प्रॉपर। दोनों नीचे होते तो भी नहीं रह पाता प्रॉपर, ठीक है। पर एक एमी अबव द प्लेन है, एक एमी बिलो द प्लेन है, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों में कोई रिपल्शन नहीं हो पाएगा और रिंग हमारी प्लेन में रहेगी और सिस्टम पूरा प्लेन में रहेगा और डिलोकलाइजेशन प्रॉपर होगा, जिस वजह से ये सिस्टम हमारा एरोमेटिक होगा। तो टोटल यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड कितने हुए, 1, 2 और 3। तो आंसर क्या लिखा जाएगा, 3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन दैट इज नॉन एरोमेटिक इज, मतलब कि दिए हुए कंपाउंड में कौन सा जो कंपाउंड है वो नॉन एरोमेटिक है, ये आपको चेक करना है। ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं वापस से अगेन, साइक्लोऑक्टेट्राईन दिया हुआ है यहाँ पे, हमें पता है ऑलरेडी, अभी अभी पढ़ के आए हैं, नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया नॉन एरोमेटिक। इसके बाद जो है सेकेंड वाला भी देख लेते हैं, हमें आंसर तो मिल गया है, हमारा फर्स्ट वाला ही आंसर है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक है। सेकेंड वाला देखते हैं। हमने जैसे कि पहले भी बोला था कि sp2 कार्बन या sp कार्बन पर कोई डबल बॉन्ड लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। पार्ट 1 में पढ़ा था, इसीलिए कह रही हूँ, आप अगर डायरेक्ट पार्ट सेकंड देख रहे हैं तो आप प्लीज़ पहले पार्ट 1 देख ले, उसके बाद सेकंड देखें। बहुत से कंसेप्ट जो है वो पार्ट 1 में क्लियर होंगे। यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए वापस चलते हैं। sp2 और sp3 कार्बन पर प्रेजेंट लोन पेयर और या फिर डबल बॉन्ड जो है वो डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पर डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, इजीली डिलोकलाइजेशन भी होगा और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक होगा। इसके बाद चलते हैं, यहाँ सी में है कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 1 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और प्रॉपर डिलोकलाइजेशन भी हो रहा है, तो ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। 1 = 4 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, एनुलिन्स में हमने पढ़ा भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ब्रिजिंग नहीं होती और यहाँ पे सीधा हाइड्रोजन लगा होता, ये ब्रिजिंग ना होती तो ये कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक होता, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो है रिपल्शन की वजह से रिंग प्लेन में नहीं रहती, पर ब्रिजिंग हो जाने की वजह से ये रिंग क्या है, वो प्लेन में रहती है। इस कारण से ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। एरोमेटिक क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ब्रिजिंग हो गई, जिस वजह से ये पूरा रिंग जो है वो एक प्लेन में रहेगा, जिस वजह से इनमें डिलोकलाइजेशन इजीली हो जाएगा। और ये 4n + 2 पाई हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। इसके बाद चलते हैं, हाँ आंसर तो हो गया हमारा A, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गेट 2010 में पूछा गया है, कह रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल इज। इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ये जो तीनों फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कंपाउंड दिए हुए हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए नीचे, ठीक है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा है एरोमेटिक कंपाउंड मोस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन एरोमेटिक और फिर लीस्ट स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। हमें पता है जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो पहले तो हम एरोमेटिसिटी देख लेते, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कौन है, एरोमेटिक कंपाउंड। और ये जो कंपाउंड है उनमें से सबसे आसानी से एरोमेटिसिटी कौन गेन कर रहा है, ठीक है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले इधर से चलते हैं। नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, पर ये जो है डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, हमने पढ़ा है। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑलरेडी जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है सल्फर जो है वो अपना एक लोन पेयर जो है वो डोनेट करता है
और डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, जिस वजह से ये कंपाउंड भी एरोमेटिक हो जाता है। यहाँ पे भी सेम, नाइट्रोजन भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, और ये भी कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है। ये ऑलरेडी पहले से ही एरोमेटिक था, इसमें जो है इस लोन पेयर के जो है पार्टिसिपेट करने के बाद ये कंपाउंड एरोमेटिक बना है। जैसा कि हमें पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है सल्फर से ज़्यादा होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर जो है वो सल्फर के कंपैरिजन में इजीली नहीं देता। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो है एरोमेटिक तो थर्ड वाला हुआ, क्योंकि ऑलरेडी एरोमेटिक है। उसके बाद जो एरोमेटिक होगा, ये ऐसे लिख देती हूँ, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होगा। उसके बाद जो है एरोमेटिक कौन होगा, सेकेंड वाला। क्यों? क्योंकि ये अपना लोन पेयर बहुत इजीली दे देता है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर इजीली नहीं देता, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है। तो ये वाला कंपाउंड जो है वो ज़्यादा एरोमेटिक होगा, इसकी एरोमेटिसिटी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। ठीक है, और देन लास्ट में जो है वो फर्स्ट वाला। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। तो थर्ड यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और फर्स्ट वाला जो है वो लीस्ट स्टेबल है। तो जैसे कि पता है, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसकी रिएक्टिविटी कम होगी सबसे ज़्यादा। तो मोस्ट स्टेबल थर्ड है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, और लीस्ट स्टेबल फर्स्ट है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है द कंपाउंड दैट गिव्स प्रेसिपिटेट ऑन वार्मिंग विद एक्वस AgNO3 इज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड है जो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके एक्वस AgNO3 के साथ जब हीट गर्म करते हैं तो प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, चारों में से कौन देता है? तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कंपाउंड जो भी बनेगा वो स्टेबल बनेगा। ठीक है, हमेशा क्या होता है, कंपाउंड स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, तो रिएक्शन के दौरान जो भी कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल बनेगा। अगर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है तो वो बनेगा, अगर एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है तो वो बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है तो भी अच्छी बात है, स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो अब हमें ये देखना है, पर एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, वो बनेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो एरोमेटिक से तो कम स्टेबल है। एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बनना चाहिए, वो बनेगा नहीं, क्योंकि वो एरोमेटिक से तो कम स्टेबल है। तो नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक से कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है तो वो कंपाउंड स्टेबल होगा। तो पहले तो देखते हैं कि किस तरह से ये होगा। ऑलरेडी जो है बेंजीन दे रखा है, यहाँ से ये Br- यहाँ से निकल जाता है तो ये प्लस चार्ज आ जाएगा, जो कि डीलोकलाइजेशन का पार्ट नहीं है। तो ये कंपाउंड ऑलरेडी एरोमेटिक था और अब भी एरोमेटिक ही रहेगा। Br के निकलने के बाद ये यहाँ पे Br निकलेगा तो हमारे पास जो स्पीशीज मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमें एंटी एरोमेटिक मिलेगी। 1, 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस चार्ज भी डीलोकलाइजेशन का पार्ट होगा। हम पढ़ चुके हैं सारा कुछ पार्ट 1 में। तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, जो कि नहीं बनना चाहिए। एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल होता है तो ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं। ओके, स्टेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं थर्ड वाले की, सी की। तो इसमें जब ये Br- निकलेगा तो हमें ट्रोपोलियम आयन मिलता है यहाँ पे, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, ये जो कंपाउंड है ट्रोपोलियम आयन हमें एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे मिलता है, जिस वजह पहले तो ये एरोमेटिक नहीं था, पहले ये क्या था, नॉन एरोमेटिक था, क्योंकि यहाँ पे sp3 कार्बन है ये। ठीक है, इस वजह से ये वाला कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक था। नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड बना है। यहाँ पे जो है एरोमेटिक से एरोमेटिक बना, यहाँ पे नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक बना, जो भी स्टेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड बना है, मतलब स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। ठीक है, ये कंपाउंड ऑलरेडी एरोमेटिक है, ये लोन पेयर जो है इस डीलोकलाइजेशन में पार्ट नहीं लेंगे, ऑलरेडी एरोमेटिक है, और Br के निकल जाने के बाद भी ये एरोमेटिक ही रहेगा। तो सबसे फेवरेबल कंडीशन क्या है
किस कंपाउंड के साथ जो है AgNO3 बहुत आसानी से जो है प्रेसिपिटेट हो जाएगा? तो आंसर होगा सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ये स्टेबल नहीं था, कम स्टेबल था, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था, और AgNO3 के साथ रिएक्ट करने के बाद जो है ये कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।